नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 3 बजे की 3 खबरों के साथ हाजिर हैं आपके सामने। हम सबसे पहले आज के दिन हम बात करने वाले हैं राजनीति का खास खरमास। पहली खबर यह होगी क्योंकि इस महीने मंत्रिमंडल का विस्तार तय होगा, लेकिन मुहर तो लगेगी इस महीने, लेकिन ऐलान इसका भी 1 महीने के बाद किया जाएगा। केंद्र से लेकर राज्य तक इस पर आज के दिन चर्चाएं होंगी आने वाले 1 महीने में कि किसको शामिल किया जाए, क्योंकि 15 मंत्रियों ने तो शपथ ले लिया, लेकिन अभी 21 मंत्रिमंडल में लोगों को अभी जगह देना बाकी है। किसानों को समझाने निकले माननीय। दूसरी तस्वीर है क्योंकि कवायद अब लगातार शुरू हो गई है कि कैसे बीजेपी अब किसानों को समझाए कि आखिर कृषि कानून के फायदे क्या हैं, क्योंकि कृषि कानून पर विपक्ष का भी लगातार हल्ला बोल जारी है। विपक्ष लगातार पर्चा बनवाने में लगा है, छपवाने में लगा है और लोगों को इस कोशिश में लगा है कि कैसे हम बताएं कि कृषि कानून के फायदे नहीं है, इसके नुकसान ही है। तीसरी खबर आज के दिन होगी क्योंकि नक्सलवाद किस तरह से हावी हो रहा है प्रदेश पर। सबसे वीआईपी एरिया जो रांची का माना जाता है, वहां पर भी अपराधियों को कहें या फिर नक्सलवादियों को, वहां पर पोस्टर लगाए गए और प्रशासन की पोल खोलकर रख देने वाली ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर गई। इन 3 खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। बिहार कैबिनेट में नए चेहरे, सुशील मोदी एमएलसी मनोनयन और जेडीयू का होगा विस्तार। अगले 30 दिनों में सभी पर होना है फैसला। कृषि कानून पर विपक्ष के कड़े तेवर को लेकर बीजेपी का सियासी हमला जोरों पर। ग्रामीण इलाकों में लगातार कृषि कानून के फायदों को बता रही है बीजेपी। राज्य के वीआईपी इलाके में फिर से देखने को मिला नक्सलियों का उत्पात। राजभवन के पास नक्सलवादियों ने दीवार पर लगाया पोस्टर। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन का बड़ा बयान। एनडीए नेता किसानों से कर रहे हैं झूठे वादे। 15 साल के कार्यकाल में किसानों के हाथ लगी केवल और केवल निराशा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिहार की राजनीति इस महीने की 15 तारीख से लेकर अगले महीने की 14 जनवरी तक खास रहने वाली है। भले खरमास के इस महीने को किसी भी काम के लिए शुभ ना माना जाता हो, लेकिन बिहार से लेकर केंद्र सरकार तक इसी महीने में अहम फैसले लिए जाएंगे। राजनीतिक गतिविधियां काफी बढ़ी रहेंगी। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों पर फैसला इसी महीने होना है और केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का भी फैसला होना है। जेडीयू के साथ पुराने साथियों का जुड़ना, राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद मनोनयन के लिए नाम का फाइनल होना, यह सब कुछ इसी महीने में होगा, लेकिन मुहर अगले महीने लगेगी इस पर। अगले 30 दिनों में इन सभी पर फैसला। गतिविधियां काफी रहेंगी इन दिनों में, क्योंकि अब क्या कुछ होने वाला है वो भी हम आपके लिए बताएंगे। बिहार कैबिनेट में नए चेहरों, सुशील मोदी एमएलसी मनोनयन और जेडीयू का विस्तार। अगले 30 दिनों में सभी पर फैसला। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए कि आने वाली इस 1 महीने में क्या कुछ होने वाला है और किस पर मुहर लगेगी। देखिए आप 15 लोगों के साथ सीएम नीतीश की नई मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी, लेकिन 21 और नए मंत्रियों पर इसी महीने मुहर अब लगेगी। अगले 30 दिनों में सभी पर फैसला होगा। इसीलिए हम जिक्र कर रहे हैं कि राजनीति के लिए खास खरमास। इस खरमास राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी रहेंगी। सब कुछ होगा इसी महीने, लेकिन जैसा कि हमने जिक्र किया कि मुहर लगेगी अगले महीने इस पर। सीएम नीतीश कुमार, विपक्ष लगातार इस पर हमलावर भी है कि आखिर अभी तक मंत्रिमंडल का पूरी तरह से विस्तार क्यों नहीं हुआ। क्या नीतीश कुमार पर दबाव है बीजेपी का? क्या जो सीटें घट गई नीतीश कुमार की इसलिए थोड़े से खामोश हैं? सवाल कई सारे विपक्ष के इस पर, लेकिन राजनीति के लिए यह खरमास बेहद खास। सुशील मोदी जिस तरह से केंद्र गए, सुशील मोदी एमएलसी मनोनयन, जेडीयू का तो सीनियर एडिटर मधुर जी लाइव जुड़ गए हैं। मधुर जी, क्या होने वाला है अगले इस 1 महीने में? किन पर मुहर लग सकती है? केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति तक क्या हलचल दिखेगी हम सभी को? मधुर जी।
देखिए, सागर, जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार का मतलब समय बीता है, हालांकि ऐसा पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल के विस्तार होने में विलंब हुआ हो, लेकिन इस बार विलंब थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो जाएगा कि जो खरमास को जो माना जाता है कि खरमास के दौरान शुभ कार्य नहीं होते, तो वो खरमास आज से शुरू हो गया है और 14 जनवरी तक ये रहेगा, मकर संक्रांति तक। मकर संक्रांति से ही खरमास को समाप्त माना जाता है, उसके बाद से फिर शुभ मुहूर्त होते हैं और तमाम शुभ कार्य होते हैं। लेकिन फिलवक्त जिन मामलों को लेकर के, ये तो एक खरमास एक बहाना मात्र है, जिन मामलों को लेकर के, जिन मसलों को लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, उसी तरह से आप कहें कि बिहार विधानसभा जो मंत्रिमंडल, बिहार मंत्रिपरिषद है, उसका भी विस्तार फंसा हुआ है। सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि बीजेपी के तरफ से, नीतीश कुमार का ये कहना है कि बीजेपी के तरफ से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया है, नाम नहीं भेजा गया है कि किन किन विधायकों को मंत्री पद दिया जाना है या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। और दूसरी तरफ बीजेपी के जो अंदर खाने से जो खबरें आती हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें लगातार इस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं न कहीं गठबंधन में कहीं पेच फंसा हुआ है, सीट से मतलब बर्थ की संख्या को लेकर, और मंत्रालय जो है वो उसको लेकर के, जो मंत्रालय हैं, जो आप देखे होंगे 36 मंत्री बिहार में हो सकते हैं, जो 243 की संख्या बिहार विधानसभा के अंदर की है, तो 15% सदस्य ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। वो संख्या 36 पर आकर के रुकती है और फिलवक्त 14 मंत्री हैं नीतीश कुमार के साथ। अब 22 मंत्रियों का और शपथ होना है, मतलब विस्तार के बाद 22 और विधायक इसमें एडजस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के तरफ से जो खबर आ रही है, उसमें ये खबर आ रही है कि बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी है, लिहाजा इस बार बीजेपी चाहती है कि उसको जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, उन विभागों में से 50% विभाग हो, और टोटल अगर 22 विधायक बीजेपी के मंत्री नहीं बन पाते हैं तो कम से कम 22 विभाग उनके पास जरूर रहें। लेकिन इन तमाम मामलों पर कहीं न कहीं मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि अब तक जो 6 तारीख को या 5 तारीख को के कयास लगाया जा रहा था कि 5-6 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन वो फिलवक्त टल गया और अब इनके पास बहाना ये बचा है कि अब तो खरमास आ गया, मतलब अब 1 महीने तक। अब तब क्या है कि अब इसमें 1 महीने तक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, तमाम जो पेच फंसे हुए हैं उनको सुलझाने के लिए, इनके जो दोनों दल हैं बीजेपी और जदयू, इनके पास ये रास्ता बचा हुआ है, सब वक्त बचा हुआ है, क्योंकि अगर 14 तारीख के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो उससे पहले, क्योंकि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है सागर, तो कई चीजों पर गौर किया जाए। क्योंकि इस बार उनकी सीटें कम हुई हैं, क्या यही वजह है कि नीतीश कुमार खुलकर फैसले नहीं ले पा रहे हैं? बेशक मुख्यमंत्री वही है नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी की सीटें अधिक आई, इसीलिए बार बार ये पेंच फंस रहा है और तालमेल की थोड़ी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। मधुर जी, देखिए, जब गठबंधन की सरकार होती है तो नीतीश कुमार अपने जो उनकी जो पार्टी है, उनका जो दल है जदयू, उसके विधायकों में से उनको किसको बनाना है मंत्री, वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और लेकिन बीजेपी के तरफ से वो खुद से नाम नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो सुशील कुमार मोदी को वो डिप्टी सीएम के रूप में चाहते थे, बीजेपी ने नहीं बनाया, तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम नहीं बने। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी किन विधायकों को मंत्री बनाना चाहती है, इस पर नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं चलने वाला। वो नीतीश कुमार के च्वाइस या पसंद नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उससे कौन से विधायक मंत्री बनेंगे और कौन से विधायक मंत्री नहीं बनेंगे। फिलवक्त जो 2 घटक दल हैं, हम और ये वीआईपी पार्टी जो है, वो 2 दल हैं, उनके पास अब कुछ मांगने को रहा नहीं, क्योंकि जो उनकी जो संख्या है विधायकों की, 4 संख्या विधायकों की 4-4 दोनों दलों की है, और 1-1 बर्थ संख्या के हिसाब से उनको 1-1 बर्थ, मतलब 1-1 मंत्री पद उन लोगों को दे दिया गया है। अब जो भी पेच फंस रहा है वो सीधे तौर पे जदयू और बीजेपी के बीच फंसता नजर आ रहा है, और बीजेपी इस बार 2-3 मंत्रालयों को चाहती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पहले से बीजेपी के पास था, पिछले मंत्रिमंडल में भी मंगल पांडे उनके मंत्री थे, इस बार भी स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे के पास है। नंदकिशोर यादव वाला मंत्रालय पथ निर्माण भी उनके पास है। लेकिन जब विस्तार होगा तो ये समझा जा रहा है
कि ये मंत्रालय या तो बीजेपी के किसी विधायक के जो मंत्री बनेंगे उनके पाले में चला जाएगा या फिर ये जदयू के पाले में चला जाएगा। लेकिन मधुर जी, किस मंत्रालय की तरफ अधिक चाहत है बीजेपी की? बीजेपी क्या चाहती है कि कौन से मंत्रालय उनके हाथ में आ जाए? शिक्षा मंत्री का मेवालाल चौधरी, बीजेपी की जो अभी मैं वही बता रहा था कि शिक्षा मंत्रालय चाहती है कि राज्य में जो शैक्षणिक शिक्षा की स्थिति है, जो शैक्षणिक अव्यवस्था की स्थिति है, या बीजेपी अपने हिसाब से, जिस तरह से आपने देखा होगा कि केंद्रीय स्तर पर जो शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार और सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में एक परिवर्तन किया गया है, तो वो सुधार है या क्या है वो तो 2-4 साल तक जब तक पढ़ाई होगी, उसके बच्चे जब पढ़ करके निकलेंगे तब ये तय होगा कि ये जो परिवर्तन हुआ है उसमें वो सुधार की दिशा में हुआ है या और मतलब उसको निगेटिव रूप में देखा जाएगा। लेकिन फिलवक्त यही कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय मंत्रालय ने जो परिवर्तन किया है पाठ्यक्रम में, तो उस लिहाज से बीजेपी चाहती है कि एक सेम यूनिफॉर्म रहे राज्यों का भी। तो बिहार में अगर उसको मौका मिलता है तो शिक्षा मंत्री मतलब जो शिक्षा मंत्री का जो दायित्व है, जो पद है, उसके विधायकों को मिले, ऐसा बीजेपी चाहती है। इरिगेशन काफ़ी वर्षों तक रहा है, ऊर्जा क्योंकि विजेंद्र चौधरी के पास वर्षों से रहा है तो उस पर बीजेपी का ध्यान जरूर नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि शिक्षा सिंचाई की व्यवस्था जो है वो बीजेपी के विधायकों के जिम्मे आए। अब ये देखना होगा कि जदयू या खुद नीतीश कुमार कह लीजिए कि वो इनकी कितनी मांगों को मानते हैं। और क्योंकि बीजेपी में खुद ही पेच फंसा हुआ, इसलिए कि आपने देखा होगा कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो जो वरीय मंत्री थे, चाहे वो सुशील कुमार मोदी रहे हों या प्रेम कुमार रहे हों या नंद किशोर यादव रहे हों, वो उन लोगों को शपथ नहीं दिलाई। लेकिन मधुर जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर देखिए सहमति बन गई है, तो मतलब कि क्या इससे तालमेल थोड़ा और अधिक अब बैठेगा? एक लाइन पर अब चलेंगी पार्टियां। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही काम अब करेगा। देखिए जदयू और बीजेपी के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज का नहीं है। जदयू और बीजेपी के बीच 20 वर्षों का गठबंधन है और 20 वर्षों का ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। और ये कोई नई बात उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में न आने वाली है और न की गई है, क्योंकि जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारों के तय होते हैं या जो एक गठबंधन का जो स्वरूप तैयार होता है, और ये कोई नया गठबंधन भी नहीं है, इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना, उसकी स्टीयरिंग कमेटी बनाना और उसके चेयरमैन पर के उस पर कोई सीनियर लीडर को काबिज करना, इन तमाम फार्मूलाओं पर ये इनके फार्मूला जो है वो इनके लिए नई बातें नहीं है। लेकिन पेंच जो फंसा हुआ है इस बार, वो इससे पहले वो नहीं फंसता था कभी भी, क्योंकि जदयू बड़ा भाई होता था और बड़े दल के रूप में भी बिहार में होता था, उनके गठबंधन में होता था। लेकिन इस बार पहला मौका है कि बीजेपी का फासला जदयू से इस संख्या के हिसाब से है कि एक तरफ जहां 74 विधायक हैं बीजेपी के, वहीं केवल 43 विधायक हैं जदयू के। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व दे दी है नीतीश कुमार को, जरूर मुख्यमंत्री माना है, क्योंकि चुनाव पूर्व उनका ये कमिटमेंट था। उस कमिटमेंट पर बीजेपी अभी तक अडिग है और उनको नेता मान चुकी है और वो सदन के नेता हैं, राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में वो बीजेपी जो है वो अपना वर्चस्व चाहती है, अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। पेच यही फंसा हुआ है। और नीतीश कुमार किन शर्तों पर, क्योंकि बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ है केंद्र का मंत्रिमंडल, क्योंकि सागर इसके पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब वहां शपथ ली थी, तो जदयू गठबंधन में रहते हुए जदयू के सांसदों ने मंत्री पद नहीं हासिल की, मंत्री नहीं बने थे। और उस समय नरेंद्र मोदी एक पद देना चाहते थे जदयू कोटे से, लेकिन मांग 2 पदों की थी। अब इस बार ये देखना होगा कि अगर वहां 2 पद मिल जाता है जदयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो शायद बीजेपी जो यहाँ डिमांड कर रही है राज्य में, वो डिमांड उसकी पूरी हो जाए। तो सागर ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और बिहार जो मंत्रिपरिषद का जो विस्तार है, वो दोनों एक साथ होगा। और अब 1 महीने का वक्त है फिलवक्त, ये देखना होगा कि जो पेच फंस रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के या राज्य के मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के, अब दोनों दल के नेताओं बिल्कुल मधुर जी, मोहर तो अगले महीने ही लगेगी। चर्चाएं लेकिन लगातार जारी रहेंगी सियासी गलियारों में इस पर कि आखिर किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी। सुशील मोदी एमएलसी बने, जेडीयू का विस्तार तो होगा, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। 1 महीने लगातार इस पर अब रोड मैप तैयार किया जाएगा, विचार किया जाएगा कि कौन वो चेहरा है जिसको जगह दी जाए।
लेकिन कृषि कानून पर विपक्ष के कड़े तेवर को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी सियासी हमला तेज कर दिया। पार्टी अब ग्रामीण इलाके में कृषि कानून के फायदों को बता रही है। तस्वीरें आप देखिए। और इसी के साथ ही केंद्र बिहार की किसान योजनाओं की मुकम्मल जानकारी किसानों के बीच अब साझा कर रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एक तरफ कृषि कानून किसानों की फायदेमंद योजना है, तो वहीं बिहार में बड़े पैमाने पर धान की खरीद की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक कृषि कानून को लेकर विपक्ष किसानों को लगातार गुमराह करने में लगा है। यह आरोप है बीजेपी का, लेकिन विपक्ष का बार बार यह कहना कि गुमराह तो सर आपने किया है इस कानून को लेकर। संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शशांक, बीजेपी का बार बार यह कहना कि इस कानून में फायदे तमाम ग्रामीण इलाकों में जाकर जो बिहार के किसान के लिए योजनाएं हैं उसको समझाया जा रहा है, कृषि कानून के फायदों को बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का एक ही राग कि आप कर रहे हैं गुमराह किसानों को। शशांक, देखिए, सबसे बड़ी बात है सागर की बिहार में कोई किसान आंदोलन अभी नहीं है। बिहार में जो बाजार समितियां हैं वो 2006 से भंग है। तो बिहार के किसान जो है कहीं ना कहीं इस आंदोलन में बहुत प्रमुखता सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है यहाँ बिहार का, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल है, वो किसान आंदोलन को बिहार में भी शुरू कराने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, जगह जगह पर कार्यक्रम कर रहा है और कई बार बिहार बंद के समय में भी राजद सबसे आगे रहा है और फिर किसानों को हित की बात करके इस बात को एक अलग एंगल में ले जाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरुआत की है बिहार में, क्योंकि बिहार में उनकी सरकार सहयोगी है वो, और कृषि मंत्रालय उन्हीं के विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। इसलिए बीजेपी में तमाम प्रखंडों में और जिलों में जहां जहां किसानों का इलाका है वहां पर जाकर बिहार सरकार कृषि विभाग क्या कर रहा है किसानों के लिए ये बता रहा है। दूसरी, किसान बिल को लेकर भी किसानों को अपनी तरफ से उनका कहना है कि किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों तरह से कवायद चल रही है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल जहां किसान आंदोलन को हवा देने के बात कह दिया जाए या किसान आंदोलन को बिहार में टूल पकड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लग गई है। तो दोनों तरफ से ये एक तरफ से कहे कि किसानों के लेकर जो राजनीति है उसका आप लेकिन शशांक देखिए, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का ये कहना है कि लगभग 3500 करोड़ का नुकसान हर दिन हो रहा है इस किसान आंदोलन के जरिए। तो ऐसे में सरकार को भी समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन की जो चेन थी पूरी वो टूट गई है, सप्लाई की चेन पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो ऐसे में समाधान अब जल्द हम निकालना चाहिए, क्योंकि लगभग 20 दिनों से जो मैंने आंकड़े बताए नुकसान ये हो रहा है। शशांक, देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, सरकार कोई कानून बनाती है, तो वो कानून पर अगर इस तरह जन आंदोलन से या आंदोलन से उस कानून को बदला जाने लगेगा तो फिर सरकार का कहां पर महत्व रह जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं जो किसानों की बात है, किसानों के हित की बात है, तो सरकार का दावा है कि जो 3 बिल किसानों के लिए आए हैं वो किसानों के फायदे के लिए है। अगर इनमें किसानों को लगता है तो बातचीत करके कोई संशोधन कर दिया जाए। लेकिन किसान संगठन, तमाम किसान संगठन इस बात पर रिजिट है कि इस बिल को ही समाप्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें होती हैं, अगर वो इस तरह लोग दबाव में आने लगे, पब्लिक के दबाव में आके निर्णय बदलने लगे, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको पब्लिक चाहेगी तो बदल दें। तो सरकार का एक रास्ता भी होता है। अगर सरकार इस तरह की बातों पे कानून बदलने लगी तो फिर रोज अलग अलग चीजों को लेकर इस तरह के आंदोलन हो गए और सड़क बंद हो गए। तो सरकार कहीं ना कहीं किसानों का मामला है, बड़ा संवेदनशील मामला है, इसको एक समय के साथ एक समय थोड़ा देकर हल करने की कोशिश कर रही है। किसानों को जरूर चाहिए और सरकार को जरूर चाहिए कि जो कॉमन मिनिमम बातें हैं, जो बिंदु जिन पर चर्चा हो सकती है उस पर चर्चा करें, क्योंकि इससे सिर्फ किसानों का हित तो प्रभावित हो जाएगा, लेकिन पूरे देश की जनता, इससे ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन अगर प्रभावित होगा तो सप्लाई चेन टूटेगी और महंगाई भी बढ़ेगी और देश में तमाम समस्याएं पैदा होंगी। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन अभी की जो स्थिति है दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर रिजिड है। चलिए, शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो नुकसान देश को बहुत हो रहा है इस आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि 3500 करोड़ का नुकसान प्रतिदिन, सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई और ये आंकड़े हैं केंद्र की तरफ से। लेकिन अगर बिहार में भी किसानों को जिस तरह से समझाने की कोशिश लगातार जारी, हालांकि बिहार में उस तरह का आंदोलन अभी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार राज्य के कई किसान संगठन हैं जो कृषि कानून के समर्थन में हैं और सिस्टम पर भारी पड़े नक्सली। ऐसा जिक्र इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि राज्य का वीआईपी इलाका माने जाने वाले राजभवन के पास रातू रोड चौराहे पर नक्सलियों की पोस्टर चिपकाने की घटना सामने आई। यह पोस्टर आप देखिए, नक्सलियों के द्वारा पोस्टर चिपकाए जाने की घटना ने प्रशासन की पोल खोलकर अब रख दी है।
ये तो पुलिसिया जांच में यह पता चलेगा कि आखिर ये अपराधियों की करतूत थी या फिर नक्सलियों की। लेकिन इस घटना ने यह जरूर यह बता दिया कि राजधानी की भी सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश की तरह लचर है कि आखिर इतनी आसानी से कौन आ गया, पोस्टर ये लगाकर चला गया, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। और क्या ऐसी जगहों पर सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं थे? राजधानी रांची के बीचों बीच हाई सिक्योरिटी वाले जोन में नक्सलियों से संबंधित पोस्टर चिपकाए जाएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था पर निश्चित तौर पर प्रश्न उठेगा। अब ये तो समय बताएगा कि ये अपराधियों की करतूत थी या नक्सलियों की, लेकिन समय ने ये बता दिया कि आज भी राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किस तरीके से लचर है। पूरे राज्य की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है साहब। राजधानी रांची में पुलिस क्लेम करती है कि सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा है, 24 घंटे पेट्रोलिंग होती है, लेकिन शहर के बीचों बीच नक्सलियों से संबंधित पोस्टर चिपकाए जाते हैं, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जाता। सीनियर रिपोर्टर राजीव रंजन फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं रांची की सड़कों पर, यह प्रशासन की पोल खोल देने वाली ये तस्वीरें हैं। नक्सली कितनी आसानी से आते हैं, पोस्टर बैनर चिपकाकर चले जाते हैं, प्रशासन को भनक तक नहीं लग रही है। राजीव, देखिए, ये प्रशासन के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के लिए भी चुनौती है कि जिस तरह से सरकार ने दावा किया था कि उनके कार्यकाल में बेहतर काम होगा और राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन एक साल के कार्यकाल में नक्सलियों का मनोबल तो जरूर बढ़ गया है, साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं में भी काफी वृद्धि आ गई है। तो ऐसे में सरकार को ये समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिर क्या कारण है कि नक्सली अब रांची तक पहुंच गए हैं, उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है और इतने वो हौसले उनके बढ़ गए हैं कि वो रांची तक आकर और वो भी राजभवन के समीप अगर पोस्टरबाजी कर रहे हैं, पोस्टर चिपका के जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती है, खासकर रांची के पुलिस के लिए भी कि राजधानी में जब ये हाल होगा और राजधानी के सुरक्षा व्यवस्था में जब इतनी बड़ी चूक हो सकती है कि कोई नक्सली पोस्टर लगा के जा सकता है, तो बाकी जगहों पर क्या हो सकता है और बाकी राज्य के अन्य हिस्सों में क्या हो सकता है। जी, लेकिन राजीव, जो तमाम बातें सरकार की तरफ से कही जाती हैं चुनाव के दौरान कि नक्सलवाद को मुखाड़ फेंकेंगे, हम इसका खात्मा कर देंगे, लेकिन ऐसी तस्वीरें मुझे लग रहा है कि पहले से अभी कुछ भी बेहतर दिखाई नहीं दे रही हैं प्रदेश में। अगर रांची की सड़कों का यह हाल है जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, तो फिर सोचिए प्रदेश का क्या आलम होगा। राजीव, देखिए, रांची की अगर बात करें तो रांची में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को लेकर हर चौक चौराहे पे कैमरे लगाए गए हैं, हर जगह पुलिस बलों की तैनाती रहती है। हर खासकर जो इलाका है रातू रोड का, वो जो इलाका है राजभवन के समीप का, वहाँ हमेशा पुलिस कर्मियों की उपस्थिति होती है और साथ ही साथ वो रोड भी काफ़ी बिजी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बैनर और पोस्टर लगा दिया जाता है किसी उग्रवादी संगठन के द्वारा, प्रतिबंधित संगठन के द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। साथ ही साथ आम लोगों के सुरक्षा को भी लेकर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ दिन पहले से लगातार जिस तरह से कई व्यवसायियों को और कई बड़े लोगों को, नेताओं को धमकी भरा पत्र मिल रहा है। राजीव, क्या लग रहा है नक्सलवाद का ये काम हो सकता है, नक्सलवादियों का ही, या फिर कोई असामाजिक तत्व भी ये काम कर सकते हैं समाज में अशांति फैलाने के लिए? नक्सलियों ने अब राजभवन, देखिए, किसी का भी काम है समाज में अशांति फैलाने के लिए हो या फिर कोई भी कारण से हो, लेकिन ये किसी आपराधिक तत्व का ही काम है, क्योंकि कोई भी बैनर पोस्टर कोई शरीफ आदमी नहीं लगाता है, चाहे वो नक्सली हो या फिर अपराधी हो। पुलिस का काम है कि उनको रोकना और इस तरह की वारदात होती है उस पर लगाम लगाना, क्योंकि भय बनेगा तो नक्सली हो या अपराधी हो उनके अंदर एक डर पैदा होगा, लेकिन अगर डर पैदा नहीं होगा तो इस तरह की घटना होते रहेगी। क्योंकि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने भी इस तरह के मामले पर टिप्पणी की थी कि इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही है उस पर रोक लगाया जाए। तो ये एक चिंता की बात है जिसमें पुलिस प्रशासन को, सरकार को, तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है। लेकिन राजीव, अभी आपने जिक्र किया कि रांची के तमाम चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस बल की तैनाती रहती है, तो क्या सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो पाया कि किसने पोस्टर लगाया? क्या जांच में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया?
देखिए अभी कुछ बातें निकल कर नहीं आई है, जांच चल रही है। पुलिस ने पोस्टर हटा दिया है जो बैनर लगाए गए थे। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है किस तरह का जो इस तरह की घटना है वो किसने अंजाम दिया है, कोई उग्रवादी संगठन है या कोई उपद्रवी लोग हैं या फिर कोई शरारती लोग हैं। इस तरह की घटना की जांच पुलिस कर रही है और जांच के बाद निकल कर सामने आएगा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा और जो आसपास के पोस्ट हैं उनसे जानकारी ली जाएगी। तमाम चीजें पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और जब मामला निकल कर सामने आएगा उस पर देखा जाएगा। जांच का विषय और ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन है जो इतनी आसानी से आता है रांची की सड़कों पर पोस्टर लगा के चलता फिरता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की बदहाल करने वाली ये तस्वीरें, जहां पर दावे तो किए जाते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस बल की तैनाती रहती है वहां पर, लेकिन अगर कोई उग्रवादी संगठन इस तरह से पोस्टर लगाकर चला जाए और किसी को पता भी ना चले तो फिर तो ये सवाल है ही है। तो चलिए एक बार जल्दी से फिर आज के दिन अब जान लेते हैं कि 3 बड़ी खबरें कौन सी थी। राजनीति का खास खरमास इसलिए जिक्र हम इसका कर रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार जो होने वाला था वो अभी टल चुका है, काफी लंबा वक्त जा रहा है, इसीलिए विपक्ष इस पर हमलावर है कि क्या नीतीश कुमार पहले की तरह फैसले अब नहीं ले पा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के हाथ अब पहले की तरह नहीं खुले हैं, क्योंकि बीजेपी का दबाव साफ तौर पर अब देखा जा रहा है नीतीश कुमार पर। शायद यही वजह है कि इस बार थोड़ा वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों को समझाने निकले माननीय गांव से लेकर शहरों तक, क्योंकि अगर किसान नहीं मानेंगे तो जिस आंकड़े का हमने जिक्र किया बुलेटिन के दौरान की 3500 करोड़ का ये जो नुकसान हो रहा है पूरे देश के अंदर पिछले 20 दिनों से लगातार, अगर ये आंदोलन नहीं थमा तो शायद हमारा देश और भी गहरी खाई में जाता जा रहा, अर्थव्यवस्था और भी चौपट होती दिखाई दे रही है। तीसरी खबर आज के दिन की, रांची की सड़कों पर अगर नक्सलवादियों की तरफ से इस तरह के पोस्टर लगाए जाएंगे तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होंगे, लाजमी है। लेकिन आखिर पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है कि आखिर पता भी नहीं चला कि कौन यहां पर आया, इतने आसानी से पोस्टर लगाकर चलता गया। जांच का विषय, जांच अभी लगातार इस पर जारी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज, खबरें लगातार जारी। नमस्कार।